तो मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, पता नहीं आप जानते होंगे शायद। देखो ये एक वेव है, ये वेव है राइट, ये क्रिस्ट होता है, इसको ट्रॉफ बोलते हैं। क्रिस्ट यानी ऊपर, ट्रॉफ यानी गड्ढा। वेव ऐसे क्रिस्ट ट्रॉफ में चलती है, सबको पता है। ये हाईएस्ट जितना ऊपर चला गया, कोई भी वेव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सबसे ऊंचा, ये सबसे ऊंचा जितनी दूर गया उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। वेव होता क्या है, तो डिस्टर्बेंस। आपने पानी में वेव बनते देखा है, पानी चल के कहीं नहीं जाता है, बस पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे उठते हैं। ध्यान समझना, जब किसी भी मीडियम से वेव जाता है ना, तो वो बहा के ले नहीं जाता है किसी चीज को, बस वो उसी जगह पर ऊपर नीचे हिलते हैं। जैसे आपको हम कल बताए थे कि पानी में आप एक वो डाल दो थर्मोकोल, तो आप क्या देखोगे, पत्थर मारोगे तो थर्मोकोल बह जाएगा, वहीं पर ऊपर नीचे करता है राइट। यानी वेव में क्या होता है, जो मीडियम है, मीडियम आपका पानी मीडियम हो गया, मीडियम के पार्टिकल अपने जगह हिलते हैं बस, और हिल हिल के डिस्टर्बेंस को, एनर्जी को आगे भेजते हैं। तो वेव इज ट्रैवलिंग एनर्जी। वेव क्या है, चलता हुआ ऊर्जा है। जैसे हम साउंड वेव बोल रहे हैं, तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रहा है वो क्या कर रहा, यहां से हवा आपके वहां तक ले जा रहा है, मोबाइल तक नहीं, यहां से बस साउंड का एनर्जी वहां जा रहा है। हाँ, मीडियम उसको मदद कर रहा पहुंचाने में, हिल हिल के। समझ में आया। जैसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, और ये पेन हमने दिया उसको, वो उसको दिया, तो ये पेन उधर जा रहा है, क्या हम जा रहे हैं, नहीं। तो उसी तरह हुआ, ये वेव हो गया, ये जा रहा है उधर, बट मीडियम के कोई नहीं जाता है। तो ये वेव के बारे में इतनी बातें आपको आना चाहिए। उसके बाद एक वेवलेंथ क्या होता है, वेव का लेंथ। वेव का लेंथ इसके क्रिस्ट से इसके क्रिस्ट तक नापते हैं, इसका टॉप वाले के सेंटर से इसके टॉप वाले के सेंटर तक, और नहीं तो इसका ये बॉटम वाले से इसके बॉटम वाले का सेंटर तक, इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। इतना आपको पता होगा। उसके बाद हर वेव का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, एफ बोलो न्यू बोलो। अच्छा, एक इसके बाद एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ही रिश्तेदार है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और ये कितने स्पीड से ऑसिलेशन कर रहा है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर आप नहीं जानते तो नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको वेव में क्या जानना चाहिए, किसी भी वेव का इक्वेशन ऐसा होता है, ध्यान दें, y इक्वल टू, देखो y क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे चल रहा है, समझना। y इक्वल टू ए मतलब ये एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या होता है, थीटा। थीटा कहां से आया थीटा, तो आपको हम बताते हैं। देखो एंगल जो होता है थीटा, आपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, बताइए जल्दी से क्या पढ़े। हम आपको ये बताते हैं, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा होता है एंगल अपॉन टाइम, राइट। एंगुलर वेलोसिटी 11th में पढ़े होंगे, पढ़े है ना। एंगुलर वेलोसिटी, देखो ये है एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना। यहां से थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, तो वो ओमेगा टी लिखा है थीटा की जगह, साइन थीटा। उसके बाद प्लस माइनस फाई होता है, ये फाई को बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। फेज मतलब एंगल में कितना डिफरेंस। जैसे मान लो ये वेव, जैसे ये देखो 0 से चालू हुआ है, ठीक है। मान लो ये 0 से नहीं चालू होके 30 डिग्री से चालू होती, कहां चालू होती, 30 डिग्री से। तो फिर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, समझा। या हो सकता है 90 से चालू हो, ऐसे देखो ये, तो क्या लिखते हैं, प्लस 90। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये फेज डिफरेंस बताता है कितने एंगल से वो चालू हो रहा है। 0 से चालू हो रहा, तो ये अगर ये 0 भी हो सकता है, देखो अभी देखो 0 से चालू हो रहा, तो क्या इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस 0 से चालू हो रहा है, इसीलिए प्लस 0 डिग्री लिख के कोई मतलब है क्या, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो कोई भी एंगल हो सकता है, तो हमने क्या लिख दिया वहां पे, फाई। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ओके। कोई वेव का इक्वेशन ऐसे भी बताता है, देखो y इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक जनरल इक्वेशन है, प्लस फाई, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ये किसी वेव का एक इक्वेशन है। जैसे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हो, y बराबर mx प्लस सी पढ़ते हो ना। सर्कल का पढ़ते हो इक्वेशन, सब पढ़े होंगे मैथ्स वाले, सर्कल y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैराबोला का पढ़ते होगे,
पढ़ दे कि नहीं? हाइपरबोला का पढ़ते हो वाई स्क्वायर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सबने पढ़ा होगा। देखो अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा तो आपको बेसिक मैथ्स 11th में आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपको जाके वहां देख सकते हो। बेसिक मैथ्स के लेक्चर मेरे यूट्यूब लेक्चर पे भी है, पिछले साल के भी हैं, इस साल के भी हैं। पिछले साल के थोड़ा मतलब थोड़ा लो लेवल था, अभी इस साल हम लोग और हाई लेवल बना दिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक बेसिक मैथ्स का लेक्चर वहां पे आप देख सकते हो, ग्राफ वाला ये सब देख लोगे तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको क्लियर हो गया, वेव ऐसा दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेव की इक्वेशन है। तो अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे और देखेंगे कब कब होता है। थोड़ा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दे, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेरे पास यहां पर दो सोर्स ऑफ लाइट है, दो लाइट सोर्स है। इंटरफेरेंस कब होगा, जब दो वेव एक साथ एक मीडियम में चलेगा। याद है कल बताया हमने। तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइट वेव मान लिया, निकला, ये निकला, देखो टिक 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 टिक, यहां पी पॉइंट पे पहुंचा। यहां से भी एक लाइट वेव निकला और पी पॉइंट पे पहुंचा, और दोनों मिक्स हो गए इस पॉइंट पे। पी पॉइंट पे ये हो गया मिक्सिंग, इंटरफेरेंस। अब क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, कैसा वेव बनेगा, तो मैथमेटिकली हम निकालेंगे, मैथमेटिकली निकालेंगे। तो मेरे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है। पहला सोर्स का हम इक्वेशन लिख रहे हैं, y1 इक्वल टू a1 एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको ये मान लिया। दूसरे वेव का इक्वेशन y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्या बता रहा है, देखो इस ये y1 और ये y2 दो वेव हो गया, तो 1 2 लिखें। a1 a2 मतलब इसका एम्पलीट्यूड अलग है और इसका एम्पलीट्यूड अलग है, कोई कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ओमेगा टी देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है, दोनों एक देखो सेम फ्रीक्वेंसी, कल लिखे हो तुमने। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव ऑफ नियरली सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पक्का सेम होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, अब सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, गेट सुपरपोज, सुपरपोज हुआ। तो ये पी पॉइंट पे सुपरपोज हो गया, सुपरपोजिशन हो गया। अब क्या होगा, तो हमारे पास लेट वी हैव टू सोर्सेस ऑफ लाइट वेव, हमारे पास लाइट वेव के दो सोर्सेस हैं। ठीक है, पहला S1 प्रोड्यूस, S1 एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 इसका एम्पलीट्यूड, एंड दूसरा सोर्स S2 है जो प्रोड्यूस कर रहा है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, मतलब एक वेव ये चल रहा है, देखो एक वेव 0 से चालू हुआ और दूसरा वेव 90 से चालू हुआ, इन दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है बताओ, π/2 का, तो वो π/2 फेज डिफरेंस हुआ। क्लियर हुआ, फेज डिफरेंस क्लियर हुआ, हाँ बोलो। तो ये फेज डिफरेंस हो गया बच्चों। अब वो सुपरपोज हो गया, दे गेट सुपरपोज। एट पी पर वो सुपरपोज हो गया। तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए। अब वहां पे क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बताइए जल्दी बताइए, क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? यही था, हमने लिखा होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, याद करो, दोनों का एम्पलीट्यूड। हाँ, तो 3 वेव रहेगा तब ना 3 लिखेंगे, मेरे पास 2 को वेव है तो 3 लिखेंगे क्या, 3 तो नहीं लिखेंगे। तो देखो y इक्वल टू y1 का वैल्यू डालेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का वैल्यू डालेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या आप लोग ये फार्मूला पढ़े हो कभी जिंदगी में? देखे तो यहाँ हम लिख देते फार्मूला, साइन a प्लस बी, पढ़े हैं क्या? yes. जरूर पढ़े होंगे। इसका फार्मूला होता है साइन a कॉस बी, राइट, इसके साथ एंगल और कॉस के साथ, प्लस प्लस कॉस ए साइन बी, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो y इक्वल टू
y क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, कि दोनों वेव मिलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, y वही निकालना है। इसको छोड़ दो, a1 साइन ओमेगा टी, इसको तोड़ देंगे, a2 को बाहर रखो, साइन ए कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब आप n2 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस इंटू साइन फाइव। यहां हमने बस मल्टीप्लाई किया है, कुछ किया नहीं है। अब हम कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी, क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी, तो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिए, इसको ऐसे लिखो a1, तो यहां बचेगा a1 और यहां क्या बचेगा a2 cos फाइव, क्या बचेगा a2 cos फाइव, तो हम पहले इसको लिख रहे हैं a1 प्लस a2 cos फाइव और यहां पे ले लिए साइन ओमेगा टी बाहर, प्लस इसको लिख लो a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी बाहर, मतलब ऐसे अरेंज हो जाएगा a2 cos फाइव और बाहर लिख दो cos ओमेगा टी। देखिए a2 एक नंबर है, यस, cos फाइव साइन फाइव ये भी एक नंबर है, क्यों, क्योंकि हमने बताया फाइव मतलब दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस, मान लो 30 डिग्री का डिफरेंस है 20, तो cos 30 √3/2, ठीक है, समझ में आ गया, ये सब नंबर है। तो हम इसको कुछ मानने वाले हैं, ध्यान देना, हम इसको कुछ मान रहे हैं, ये बहुत खेला खेलेगा पूरा, लेफ्ट इसको क्या मान रहे हैं हम, ध्यान देना, इसको हम मान रहे हैं a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 और a2 को ऐड करके जो cos फाइव आएगा उसको मान लिए a आएगा, a मतलब कुछ भी नया वैल्यू, मान लो ये 5 + 5 10 कुछ तो आएगा ना, तो a मान लिए, और साइन कॉस रख रहे हैं, और कॉस इसमें कॉस है तो इसमें भी कॉस लगा रहे हैं, और हम मान ले रहे हैं एंगल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो थीटा मान लीजिए। फिर से एंगल क्यों चेंज किया सर आपने, अरे भाई यहाँ 30 डिग्री है तो ये वैल्यू मिला करके जो आएगा वो यहाँ 30 थोड़ी आएगा, कुछ भी आ सकता है, सोचो आप नंबर यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ कुछ भी, तो ऐसा। और इसको क्या मानेंगे, देखना इस दोनों को मान रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, a2 cos फाइव, देखना लग रहा यहाँ साइन फाइव आएगा, नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, इतने सारी निगाहें हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ साइन फाइव था हमने cos फाइव लिख दिया, a2 साइन फाइव, इसको हम लोग मान लेंगे a साइन थीटा, तो ये मानना ही पूरा गेम कलान करेगा आगे, इसको याद कर जाओ, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दो, थोड़ा इस इक्वेशन को सिंपल बना रहे हैं हम, तो y इक्वल टू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इसके जगह यहाँ रखो ये हो जाएगा a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये फार्मूला बन गया, थोड़ा ध्यान दे, a कॉमन ले लें और देखें फार्मूला बन गया कि नहीं, a कॉमन लेंगे तो साइन ए कॉस बी, दिख रहा है क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, दिखा, साइन ए कॉस बी, ओके, प्लस कॉस ए, पहले कॉस को लिख लिया, मल्टीप्लाई में है तो किसी को आगे लिख सकते हैं साइन बी। आप देखिए बहुत प्रेम से फॉर्मूला बना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ऐसा लिखा रहा है तो हम जोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओ दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, मेरी बात को समझना, दिल तक पहुंचेगा। अब दो वेव लिए सुपरपोज करें तो क्या हुआ, मैथमेटिकली हमने निकाला, तो हमने देखा कि y मतलब रिजल्टेंट, इसके बाद जो मिलने वाला है रिजल्टेंट जो वेव बनेगा वो साइन वेव होगा, सबसे पहला इधर ध्यान दो रे, वो भी एक वेव होगा, ओ वो भी एक वेव होगा, ठीक है। देखो अब हम बना रहे इसके बाद क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी, मेरी बात को दिल से समझना, ओमेगा है, तो तुम देखो जो डाले थे उसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा था, यानी एक बहुत दिलदार बात सुन लो, क्या है बात, तो तुमको हम बताए थे फिर बता रहे हैं
कि फ्रीक्वेंसी ऐसा क्वांटिटी है जो कभी नहीं बदलता, याद करो बताया ना, रिफ्लेक्शन में नहीं बदलता, डिफ्रैक्शन में नहीं बदलता, आप देखें इंटरफियरेंस में भी नहीं बदलता है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका ओमेगा, तो इसका भी ओमेगा। ओ हाँ, लेकिन फेज डिफरेंस चेंज हो गया। पहले इन दोनों के बीच कितने का एंगल था, फाई, अब कुछ और हो गया, थीटा। एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, देखो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है, और इसका क्या है, कैपिटल ए, अलग हुआ। तो आपने क्या समझा कि दो वेव को जब हम मिक्स करेंगे तो एक वेव ही बनेगा। ओ बहुत अच्छे। और उस वेव का फ्रीक्वेंसी वो दोनों वेव के समान होगा, मतलब ये जितने बार ऑसिलेट कर रहा था एक सेकंड में, ये भी उतने बार ही करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ना बोलो। नंबर ऑफ ऑसिलेशन दोनों में सेम होगा इंटरफेरेंस होने के बाद भी। और क्या होगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा और फेज एंगल चेंज हो जाएगा। तो आप नोट कर लिए होंगे जल्दी से, बट एम्पलीट्यूड गेट चेंज, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। ये कंक्लूजन इसको देख करके हमको समझ में आ रहा है। ओके, कि जब हम इंटरफेरेंस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। इसको हम नोट में भी यहाँ डाल सकते हैं, क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव डू नॉट चेंजेस इन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। जब आप लाइट का इंटरफेरेंस करेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। चलिए, अब सवाल है कि सर हम ये बात तो समझ गए कि ये आएगा एक वेव और उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा, बट कितना एम्पलीट्यूड होगा भाई, बदलेगा तो बताओ वैल्यू, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा। चलिए वो निकालते आगे हम। तो आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस का, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन हो गया, मिटा दें। देखिए बच्चों, तो आगे अब हम लोग को डिराइव करना है एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो आपका जो वेव आया, ये बात तो हम समझ गए, दो आप वेव लिए सुपरपोज के, एक वेव आया भाई, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो कितना ऊपर उड़ेगी, दो को मिलाने के बाद कितना ऊपर उड़ेगी, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव, बताना पड़ेगा ना। तो चलो निकालते हैं, यहां से माने निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहीं पर हम ए को पैदा किए थे अपने मन से। तो आप ये दो इक्वेशन से पूरी कहानी बनाना है आपको। आप खुद सोचो कि इन दोनों इक्वेशन में हमको कैपिटल ए चाहिए, क्या किया जाए, हम बताते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। कैसे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए आ जाएगा, वाओ। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 और 2 को स्क्वायरिंग और एडिंग करो। तो देखो ध्यान से, इसका और इसका स्क्वायरिंग और एडिंग करो, तो a sin थीटा का स्क्वायर प्लस a cos थीटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी, दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a2 sin फाई स्क्वायर, समझ में तो आ रहा है ना, पूरे को स्क्वायर करो ना भाई, ऐसा ऐसा, देखो समझो, सिंपल रखो चीजों, ये हो गया, ऐड कर दो, वही लिख रहे हैं हम, देखो इसको 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 इसको, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते, प्लस का साइन है ना, तो प्लस यहां पर a1 प्लस a2 cos फाई। चलिए, आपको नींद तो नहीं आ रही ना, अगर आपको नींद आ रही है तो आप अपने जगह पे खड़े हो जाए। तो आपको बार बार एक बेस्ट टेक्निक बताया नींद तोड़ने का, आप खड़े होके पढ़े, बट पढ़े, मोबाइल रख दे सामने, खड़े हो जाए टेबल पे जहां भी बैठे हो, सबसे बेस्ट टेक्निक है नींद तोड़ने का। आप देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ दो तो आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस a प्लस b होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या आएगा a1 स्क्वायर फिर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इन दोनों में a2 कॉमन है, a2 कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसको छोड़ दो, a1 स्क्वायर रहने दो वैसा का वैसा, इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस
cos स्क्वायर फाइव इक्वल प्लस 2a1 a2 cos फाइव, यार a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये 1 हो गया, 2a1 a2 cos फाइव। ये देख के तुमको कुछ याद आ रही है 11th क्लास का a स्क्वायर, तो a इक्वल टू आ जाएगा एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये तो आपको वेक्टर एडिशन दिख रहा है ना? yes. आप 11th में पढ़ोगे वेक्टर, दो गो वेक्टर को जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं, इसका ये मतलब है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही बोला था, क्या बोला था कि जब दो गो वेव मिलाओगे तो उसका जो रिजल्टेंट वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों का वो होगा वेक्टर सम। तो इसका ये मतलब आप यहाँ लिख सकते हो आराम से कि दैट इज, जिसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज वेक्टर सम ऑफ, इसको वेक्टर सम बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर सम मतलब दो गो एम्पलीट्यूड है, वेक्टर से प्लस करना है तो आपको ऐसे करना होगा, वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स। मतलब बहुत सिंपल है, दोनों वेव के वेक्टर सम कर देना एम्पलीट्यूड का। चलो अब देखते हैं इंटेंसिटी, थोड़ा सा भी लोग ध्यान दें, इधर ध्यान दें। आपको एक बात तो जरूर हमने सिखाया है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? इंटेंसिटी किसका प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का। तो आप ध्यान दें, इधर ध्यान दें, सभी लोग इधर ध्यान देगा। इस इक्वेशन से देखो, इसको भी देखो, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आई यानी एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, बिल्कुल आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? I1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं? I2 लिख दो। इसको क्या लिखेंगे? 2I1 I2 का रूट क्यों? आप खुद सोचो कि I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर है, तो अगर हम सिर्फ A1 का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट I1 होगा कि नहीं? इधर का स्क्वायर इधर का रूट बनेगा, ओके। तो ये हो गया बच्चों एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का। देखो दिस इज एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ, इधर ध्यान दें, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज वेक्टर सम ऑफ अंडर रूट I1 एंड अंडर रूट I2। अंडर रूट I1 और I2 का वेक्टर सम है। कैसे? वेक्टर सम में क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं वेक्टर सम नहीं भी लिखा चलता है। ये रिजल्टेंट का वेव का हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, एम्पलीट्यूड आ गया और इंटेंसिटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दो एक बात को कि दोनों का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड है? फाई पे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ बोथ ऑफ रिजल्टेंट वेव डिपेंड्स ऑन फाई यानी फेज डिफरेंस। मेरी बात को समझना, फेज डिफरेंस मतलब देखो इधर ध्यान दो, दो गो वेव डाले, उन दोनों में डिफरेंस 0 डिग्री, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो एम्पलीट्यूड और आई अलग आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉस फाई है, फाई होता है फेज डिफरेंस। ये देखो दो गो वेव ऐसा डाल दिए, दोनों सेम जगह से शुरुआत हो रहा, फेज डिफरेंस कितना है? 0 फेज डिफरेंस, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा। अच्छा, अब हमने एक को शुरू किया 0 डिग्री से और एक को शुरू किया 30 डिग्री से, फेज डिफरेंस कितने का है? 30 का, तो अब अलग आएगा एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी। अब हमने एक को शुरू किया 0 से और एक को शुरू किया 90 से, तो फेज डिफरेंस कितने का बताओ? 90 का, तो 90 का फेज डिफरेंस है तो अलग आंसर आएगा। मतलब कि आपका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का वैल्यू, अगर हम स्टार्टिंग वाला जो एंगल है फेज डिफरेंस जिसको बोलते हैं, जितना का डिफरेंस है दोनों में, वो कम ज्यादा करेंगे तो कम ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग 2 केस डिस्कस करेंगे। 2 केस हम आपको बताए थे कल, आपको फिर से बता दे रहे हैं। 11th पे भी हम सिखाते हैं बच्चों को, कोई भी फार्मूला जिसमें साइन और कॉस आ गया, थोड़ा ध्यान देना रे, ठीक है, कोई भी फार्मूला जिसमें साइन और कॉस आ गया, उसमें 2 बातें जरूर डिस्कस की जाती है, एक बार मैक्सिमम वैल्यू और एक बार मिनिमम वैल्यू। हाँ बोलो, तुम देखे हो कि नहीं?
तो अगर आपके साइन थीटा आ गया किसी भी फार्मूला में साइन थीटा आ गया फिजिक्स में, याद रखना, इसको हम 10 बार नहीं बताएंगे, देखो यहां भी आया है। अगर आपको साइन थीटा आ गया तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। मैक्सिमम वैल्यू 1, अच्छा 1 लिख देते हैं, और ये 0 1 होता है। कब होता है 1? कब होता है 1? तो ये 1 होता है साइन 90 डिग्री पे। और 0 कब होता है? 0 पे या 180 पे। बोलो आया नहीं आया? हाँ बोलो ना बोलो। तो ये जरूर पढ़ाया जाता है, जरूर, बार बार पकाने का नहीं मेरे को। कॉस फाई, अगर वो कॉस रहे उसमें, उस फार्मूले में साइन नहीं रहे, कॉस रहे, तो कॉस का वैल्यू कब ज्यादा होता? कॉस का वैल्यू ज्यादा कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अच्छा, और कम कब होता है? जब एंगल कितना रहे? 90। तो ये आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। तो यहां भी पढ़ाया जाएगा कि कब ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा, कब मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में खत्म हो गई। चलिए, तो अब हम लोग इसमें 2 केस करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव। जल्दी से नोट कर लें। तो बच्चों, अभी तक के डेरिवेशन में आपने ये देखा कि जब 2 वेव लेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो उसका एम्पलीट्यूड अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना है? दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, वेक्टर सम बोलेंगे तो ये फट से याद आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इसके जगह आ जाएगा i1, इसके जगह आ जाएगा i2, और इसके जगह आ जाएगा 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 इंटू cos फाई। इससे इंटेंसिटी निकलेगा, इससे एम्पलीट्यूड निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें 2 स्पेशल केस करेंगे। पहला केस आएगा बच्चों, पहला केस आएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जगह पर क्या होता है आपको भी पता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कल हम पढ़ाए थे, याद करो। 2 वेव है, दोनों वेव अगर एक ही फेज में मिल गया ऐसे, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट प्लस हो जाता है और वो बढ़ जाता है। फाइनल वाला वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा। अगर लाइट की बात करो तो लाइट वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां ढेर सारा लाइट पहुंचेगा, तो कौन सा रीजन बनेगा? ब्राइट। अच्छा, ब्राइट रीजन कैसे पता चलता है कि ब्राइट है? तो ब्राइट के जगह पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता होगा और इंटेंसिटी भी ज्यादा। यानी हमको ये बात समझ में आ गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट रीजन फॉर्म होगा, ब्राइट फ्रिंज बोलते थे ना, इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस इतना चलेगा ना, फॉर्म्ड, समझ रहा ना? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंज तभी बनेगा जब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम, सो दैट I and A should be मैक्सिमम। अब भी थोड़ी देर पहले थोड़ा बोला रहे हमने, इन दोनों में किसका वैल्यू देखना है मैक्सिमम के लिए? कॉस का। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना रहे, तुमने नोट किया कि नहीं? ये सब चीजें नोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार मिलेगा, 10 बार मरने से अच्छा एक बार मारो। हर फार्मूले मिलेगा, जहां साइन कोसाइन है फिजिक्स में तुमने जरूर देखा होगा, ये कांड मास्टर करता है, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम। तो आप समझ जाओ ना, करना ही हमको। तो दोनों का मैक्सिमम I और A मैक्सिमम होगा। अब ध्यान दो इधर, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I एंड A, I और A के मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। I और A मैक्सिमम कब आएगा? जब cos फाई क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अब आप अभी थोड़ी देर पहले बोला हमने, तो cos फाई सबसे ज्यादा कब होगा बताओ? जब फाई कितना होगा? cos फाई सबसे ज्यादा होता कितना है? अच्छा, cos फाई सबसे ज्यादा होता कितना है? 1 होता है ना? सबसे ज्यादा कितना होता है? 1 से ज्यादा नहीं होता साइन cos का वैल्यू। तो 1 कब कब होगा? जब फाई का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। देखिए, आप 0 जानते हो, बट ये अधूरा ज्ञान है। चलिए हम आपको कुछ सिखाते हैं, लेट्स सीकिंग समथिंग। देखिए, कॉस का वेव ऐसे बनता है, आपको सिखाया गया टन 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 टन, मैथ वाला तो समझोगे। ये कॉस का वेव है, कहां से चालू होता है? 90 से। अब देखो ये एंगल है, ये 0 डिग्री, ये होता है π/2 90, फिर ये हो जाता है आपका 90 जोड़ते जाओ, 90 जोड़ते जाओ, 9 0 90 9 दूना 18, 180 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। 180 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ बोल रहे पाई/2 आएगा, 3 पाई/2 270,
270, फिर यहाँ पर आएगा 360, कितना आएगा 2 पाई, फिर यहाँ पर आएगा 3 पाई। ये तो समझ ही गया तुमको। अब देखो रे, थोड़ा ध्यान से देखो, 1 ये 1 है वैल्यू। तो अब देखो ये 1 कब कब हो रहा, पहले 0 पर हुआ, फिर 2 पाई पे हुआ, फिर यहाँ जाके किस पे होगा 4 पाई पे होगा, फिर 6 पाई पे होगा। यहाँ -1 का वैल्यू है, समझ में आया क्या? नीचे -1 हो रहा, टक 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 देख लो। -1 कब कब हो रहा, पाई पे हो रहा, 3 पाई पे, ऑड मल्टीपल। ओ तो सिर्फ 1 पे 0 पे 1 आता है। आप थोड़ा कम जानते हो, याद रखो कि हम लोग पूरे वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो 0 पे 1 होगा, फिर किधर 1 होगा बताओ, 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, और 6 पाई पे, डॉट डॉट डॉट। इवन मल्टीपल को 2n पाई लिख दें, 2n पाई, 2 से नंबर को मल्टीप्लाई करो, इवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी हाँ ना बोलो। इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखना चाहिए। तो सिंपली आप याद रखो कि 5 इक्वल टू 2n पाई जब होगा, तब उस जगह पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ये आपको आ गया फेज डिफरेंस। क्या निकाल लिया तुमने? देखो तो फेज डिफरेंस। इधर ध्यान दो रे। अब हम तुमको एक बहुत बात दिल से समझाते हैं, थोड़ा समझना। इकरे आ, कम कम देखो, 2 गो वेव डाले तुमने, टक 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 टक। अच्छा, और हमने क्या देखा, देखना आप बताना मेरे को। ये वेव चालू हुआ 0 डिग्री से, और ये वेव चालू हुआ है, एक्चुअली उल्टा करो, टाउ 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 ऐसे, 180 से। कहां से चालू हुआ ये? 180 से। बताओ दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो। फेज डिफरेंस 180 माइनस 0 कितना का डिफरेंस है? 180। 180 यानी पाई। अब बताओ जब ये मिलेगा तो उस जगह पर ब्राइट रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जवाब हम देखेंगे, 0 एंगल होना चाहिए, नहीं तो 2 पाई होना चाहिए। यहाँ तो पाई का फेज डिफरेंस है। बताओ ये मिलेगा तो ब्राइट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। आपको समझ में आया इस कंडीशन का क्या फायदा है? यस। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों बहुत अच्छे से, क्या कि जब जब 2 गो वेव तुमने डाला, समझना, 2 गो वेव डाले आपने, दोनों के एंगल का डिफरेंस देखो। अगर एंगल का डिफरेंस 0 आ गया, समझना यहाँ ब्राइट बनेगा। ओ, जहां पर एंगल का डिफरेंस वो आ गया, क्या बोलते हैं, 360 एंड 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल में आ गया, उस जगह पर ब्राइट बनेगा। फिर से एक बात हम समझाते हैं, ध्यान समझना। हमने आपको कल समझाया था कि आपने देखा होगा कि इंटरफेरेंस में ये डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है और फिर ब्राइट। तो जहां जहां डार्क बना है, सॉरी ब्राइट बना है, वहां एक बात तो पक्का है कि दोनों वेव जब वहां पहुंचा होगा तो उनके बीच में एंगल का डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल में रहा होगा। ये पक्का हो गया ना? दिमाग में डालो इस बात को, दिमाग में डालो इस बात को, दिमाग में डालो, दिमाग में डालो। डाल लिए? अच्छी बात है। अब एक बात करेंगे हम लोग पाथ डिफरेंस की। तो ये पाथ डिफरेंस क्या होता है? इधर ध्यान दो बे। जैसे जैसे तुम यहां पर खड़े हो और आपको यहां पहुंचना है, तो एक लड़का ऐसे सीधे चला गया टक, एक घूम के गया टक। तो बताइए ये ज्यादा दूरी चला और ये कम दूरी चला, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। मान लो ये 5 मीटर चला और ये 3 मीटर, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 मीटर। तो ये डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी दूरी में डिफरेंस, कौन ज्यादा दूर चला है, कौन कम दूर चला है। तो पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन होता है, आप ध्यान दे, इसको याद कर लेना। पाथ डिफरेंस का सिंबल होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस, यू कैन मेमोराइज इट, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। कहीं भी पाथ डिफरेंस आपको निकालना है और अगर फेज डिफरेंस पता है, देख लो रे, इधर ध्यान दो, पाथ डिफरेंस निकालना है, फेज पता है तो इससे, या उल्टा भी कर सकते हो, फेज पता है निकालना और पाथ डिफरेंस पता है तो इसको इधर भेज दो सबको। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और डेल्टा मतलब चेंज, एक्स मतलब पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, याद आ रहा होगा, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अब बताओ, आराम से आप पाथ डिफरेंस निकाल लोगे, फाई की जगह 2n पाई डाल दो, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, n लैम्डा। क्या आ गया? n लैम्डा। क्या आ गया? n लैम्डा। n लैम्डा का मतलब क्या होगा?
एन लेमडा का मतलब एन का वैल्यू डालो 0 1 2 3 ऐसे, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा 0, फिर 1 लेमडा, फिर 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, फिर 4 लेमडा, डॉट 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 डॉट। अगर इसमें से कोई पार्ट डिफरेंस आएगा तो उस जगह पर ब्राइट बनेगा। फिर से हम आपको रफ में यहाँ समझाते हैं। एनसीईआरटी आप देखना, उन्होंने मस्त डायग्राम बना के दिया। उन्होंने ऐसा बनाया रे, एक ध्यान दो रे, देखो ये एक लाइट सोर्स आया, इस सोर्स का इक्वेशन है 1 लेमडा, और दूसरा लाइट आया चल के, इसका है 2.5 लेमडा, और सवाल पूछा कि बताओ ये दोनों जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ब्राइट रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जवाब है नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस और इसके पाथ डिफरेंस को माइनस करो, तो क्या दिख रहा है 2.5 माइनस 2 लेमडा कितना आ रहा है 0.5 लेमडा। बताओ 0.5 लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है नहीं होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 1 लेमडा या 2 लेमडा, बट ये तो 0.5 है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप सोचो, एक दो वेव आया, ये 2 लेमडा, ये भी 2 लेमडा पार्ट डिफरेंस, तो बताओ यहाँ कंस्ट्रक्टिव बनेगा? बनेगा। 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा कितना 0। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? तो आपने क्या क्या सीखा इसको कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब इस वैल्यू को आप पुट भी कर सकते हो, याद भी कर लो। चलिए हम आपको थोड़ा सा ऊपर का मिटाने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, ये आपने देखो इस फॉर्मूले से ही पूरा खेला होने वाला है। तो आपने अभी तक क्या सीखा कंक्लूड करते हैं, ये याद रखना जरूरी है, और इसको हम यहां लिख रहे हैं कि लेमडा इक्वल डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, किसके लिए? फॉर ब्राइट फ्रिंज। किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जब भी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखे तो आप ब्राइट फ्रिंज की बात करना, वहां पे ब्राइट फ्रिंज बना है। अब इस वैल्यू को आप इनमें पुट करो, देखो इसमें आना पड़ेगा इक्वेशन 1 में, इधर ध्यान दो रे। अब हम लोग निकालेंगे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, ध्यान दो, एम्पलीट्यूड ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए cos फाई कितना होता है जल्दी से बता दो, अभी बताए थे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 1। तो ये फार्मूला है ना, इसमें cos फाई कितना होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए 1, तो 1 डाल दो, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यही मेन फॉर्मूला है, इसी सब निकलेगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू 1। ये आइडेंटिटी है, देख लो, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आएगा a1 प्लस a2, और इसको हम a मैक्स बोल सकते क्या? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी है। ओके, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो कैसे, नहीं यहां से निकाल लो। तो इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला है में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, यहां भी कितना हो गया 1, तो अब ये आइडेंटिटी हो गया, बताओ किसका? इसको हम रूट I1 का स्क्वायर लिख सकते थे, इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बोलो, बोल सकते कि नहीं? ये भी I मैक्स है, क्या ये? I मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आपने 4 चीजें यहां से सीख के जाना है आगे, 4 चीजें सीख के आपको यहां से आगे जाना है बच्चों। क्या क्या सीख के जाना है? सभी लोग ध्यान दें, इधर ध्यान दें कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब होगा? पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब फाई इवन मल्टीपल हो, ठीक है, और पाथ डिफरेंस एन लेमडा, देखो ये हो जाए 2n लेमडा और ये क्या हो जाए n लेमडा, ठीक है, उस वक्त एम्पलीट्यूड इतना होगा और इंटेंसिटी इतना होगा। अब इससे बहुत प्रैक्टिकल हो गया चीज, हम आपको बता रहे, देखो 2 गो वेव डाले और यहाँ पर ब्राइट बना, हम बोले बताओ ब्राइट का एम्पलीट्यूड कितना, फट से दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस कर देंगे। ओके, बताओ ब्राइट का इंटेंसिटी कितना, दोनों का इंटेंसिटी का अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पार्ट डिफरेंस कितना रहा होगा, इसमें से ही कोई पार्ट डिफरेंस रहा होगा,
चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े क्या बच्चों? यस। It's 2 for destructive interference. डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज, राइट? जब भी डिस्ट्रक्टिव सुनना तो समझना वहां पे अंधेरा कायम हो गया, तमरास खिलविज आ गया। सुना नाम तमरास खिलविज का? शक्तिमान में आता, तो अंधेरा कायम रहे। तो अंधेरा कायम रहे कब होगा देखेंगे हम लोग। तो सभी लोग ध्यान दें, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम, यानी जीरो ही होना चाहिए एक्चुअली, कोई लाइट पहुंचे नहीं तभी अंधेरा होगा ना भाई। एम्पलीट्यूड भी जीरो और इंटेंसिटी भी जीरो, यानी मिनिमम। अब बताइए, अब बताओ, देखो फॉर आई एंड ए मिनिमम, आई और ए मिनिमम कब होगा? जब cos फाइव भी क्या होगा? मिनिमम। cos फाइव भी क्या होगा? मिनिमम। हाँ बोलो ना बोलो? अच्छा, और cos का ग्राफ हमने बनाया था, cos का ग्राफ बनाया था हमने। cos मिनिमम, तो cos 1 भी होता है मैक्सिमम में, और मिनिमम में सॉरी 1, मिनिमम 0 भी होता है और यहाँ -1 भी होता है ना। सॉरी ये तो साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बे? साइन का। जो 0 से चालू हो साइन का होता है, जो ऊपर से चालू हो वो cos का होता है। ये 1, ये 0 और ये -1। याद करो ये कितना था? 90, और ये कितना था? 180 यानी पाई। फिर ये कितना होगा? 3 पाई। फिर ये कितना होगा? 5 पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऊपर वाला था 2 पाई, 4 पाई। तो ऑड मल्टीपल पे ये मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम। तो cos 5 मिनिमम -1 होता है, -1 होता है। और ये मिनिमम कब होता है? जब 5 का वैल्यू कहां से चालू होता है? पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर डॉट डॉट डॉट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को क्या लिखेंगे हम लोग? जल्दी हाँ ना बोलो। 2n - 1 इंटू पाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2n - 1 इंटू पाई। अच्छा, यानी आपको पता चल गया कि डार्क के लिए फेज डिफरेंस, डार्क के लिए यही हमने पिछली बार भी किया है, फिर कर रहे हैं। फेज डिफरेंस 2n - 1 पाई होना चाहिए, जहां पे आप n का वैल्यू 0 से मत रख देना, 1 से रखना। 0 से भी रखोगे तो गलत नहीं होगा, 0 इंटू -पाई होगा। -पाई मतलब इधर चलता है ना, माइनस में भी तो होता है ये एंगल, ठीक है। बट 1 2 3 रखना। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, सब लोग ध्यान दें। अभी हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बताए थे, किसको किसको याद हो गया? जल्दी बोलो। डेल्टा एक्स, इसलिए हम बोलते हैं फॉर्मूला लिखते जाओ। डेल्टा एक्स इक्वल टू, जल्दी बोलो आगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। हाँ, लिखे नहीं होगा तो याद नहीं रहा होगा। अब देखो तुमको 5 पता है, यहां से 5 डाल दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई। 5 आप डालो, 5 डालो, बताओ क्या क्या आएगा? 5 डाल के बताइए। 5 आप क्या डालोगे? ये डालने का सोच रहे हो? यही डाल दो, 2n - 1 इंटू पाई, पाई से पाई कट, तो क्या आ गया पार्ट डिफरेंस? 2n - 1 लैम्डा बाई 2, राइट? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तब पार्ट डिफरेंस, तब डार्क बनेगा। चलो इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले क्या आया था? n लैम्डा आया था क्या? यस। उसको हम ऐसे लिख देते तो उनको कोई दिक्कत है? 2n और लैम्डा बाई 2, 2 2 कट जाएगा तो यही आएगा ना वापस। कोई बोला काहे को ऐसा कर रहे हो फालतू काम? हमारे अरे पगलू, इसको याद करना आसान हो जाएगा, देखना कैसे मजा आएगा। देखो कैसे, 5 था 2n पाई था कि नहीं? तो हम इसको पढ़ेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसको पढ़ेंगे इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। कब? ब्राइट के लिए। डार्क के लिए देखो बहुत मजा आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बोलो एक जैसा लग रहा है कि नहीं? इवन इवन में ब्राइट बनेगा, डार्क डार्क में, सॉरी डार्क बनाने के लिए दोनों क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल। बोलो एक जैसा है कि नहीं? इसीलिए हम लैम्डा बाई 2 उसको लिख देता कि मैच कर जाए। ये भी लैम्डा बाई 2 है तो वो भी रहेगा, याद रहेगा। इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे, इसमें ये वैल्यू को डालते हैं, मिनिमम वाला -1 वाला, देखते हैं क्या आ रहा। इधर ध्यान दें,
देखते हैं क्या आ रहा, ध्यान देंगे, बस थोड़ी देर और ध्यान दें, हो जाएगा काम। एम्पलीट्यूड, तो ये पुट वैल्यू ऑफ cos फाई, cos फाई का वैल्यू -1 डालो इसमें, तो देखो a इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट माइनस का आइडेंटिटी बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 और cos फाई -1, ये माइनस सामने नहीं आ जाएगा, आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। नोट करते हैं ना आप लोग फाइनल फॉर्मूला, ये आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ गया, ध्यान देना ये मिनिमम होता है, कितना होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। कोई बोल सकता है मिनिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू बताओ, मैक्सिमम का बताओ। अब बताओ इंटेंसिटी, ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो, इंटेंसिटी क्या आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए यहां माइनस आएगा, ये भी आ जाएगा, I इक्वल टू, ध्यान देना, I इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट, चलेगा डायरेक्ट I2 का स्क्वायर। हाँ बोलो, आया तो समझ में, ये भी मिनिमम इंटेंसिटी हो गया। क्लियर हो गया, जल्दी बताएंगे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आई होप हो गया होगा। चलिए हम आपको कंक्लूजन कर देते हैं, चलिए आप नोट कर लीजिए, हम कंक्लूड कर देते हैं, क्या आपको याद रखना है, हम आपको कंक्लूड कर देते हैं इस चैप्टर में। ये मैथमेटिकल, अगर पेपर में आएगा मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस तो आपको यहां तक करना होगा। अगर पेपर में आया मैथमेटिकल कंडीशन तो आपको यहां तक ड्राइव करना है, और हम गारंटी देते हैं क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी पढ़ के देना ये नहीं आएगा, बट इसके बिना कोई सवाल नहीं बनेगा आगे, इसलिए आपको ये आना जरूरी है। देखिए देखिए, तो हमको क्या याद होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं दो बातें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जरूर लिखना भाई, इसी के बाद आगे कहानी बनेगी, नहीं अगर आ रहा तो कुछ नहीं आएगा आगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो वहां पर ब्राइट बनता है कि डार्क बनता है, ब्राइट रीजन फॉर्म होता है, ब्राइट रीजन बनता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव के लिए कैसे मिलना चाहिए लाइट, क्रिस्ट क्रिस्ट मिलना चाहिए कि क्रिस्ट ट्रॉफ मिलना चाहिए, क्रिस्ट 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 यानी सेम फेज, यानी सेम फेज में मिलना चाहिए, यानी सेम फेज में मिलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, बात तो पहले बता दिए, छोड़ो सब बातें नहीं। तो कब बनेगा, यदि, ध्यान समझना, हिंदी चलता है क्या तुम लोगों को, यदि फेज डिफरेंस, यदि दोनों वेव में, यदि दोनों लाइट वेव में, पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है हिंदी लिखने बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, सही बोल रहे हैं, यदि दोनों लाइट वेव में, अगर दोनों लाइट वेव में फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस फाई इक्वल टू 2n पाई हो, 2n पाई हो, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, तब, और एंड पाथ डिफरेंस, या तो फेज डिफरेंस से देख लेना, नहीं तो कैसे देख लेना, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, जल्दी हाँ बोलो, जल्दी बोलो, किसको याद हो गया, देखते हैं, 2n लैम्डा बाई 2, यानी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, यदि दोनों लाइट वेव में पाथ डिफरेंस इतना और फाज डिफरेंस इतना हो, तब उस जगह पर ब्राइट रीजन बनेगा। ये इतना आ गया ना, दिल तक उतर गया ना ये बात, फिर चैप्टर बल्ले बल्ले भाई, 2 लाइट हम डाले और हमको यहाँ ब्राइट बन रहा, तो पक्का ये सत्य है कि हो ही रहा है वहां पे। अच्छा, अब एक बात और समझ गया कि ब्राइट जहां बन रहा है वहां पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एट ब्राइट रीजन, तो आप पूरी इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश मीडियम हो तो, हम भले हिंदी लिख रहे हैं, हम हिंदी मीडियम है। एट ब्राइट रीजन पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है भाई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है भाई, तो क्या करना है, दोनों जो लाइट वेव डाले थे उसके एम्पलीट्यूड को ऐड कर देना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, ओके, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। हाँ बोलो, समझा नहीं समझा, नहीं स्क्वायर नहीं आता ना, रूट से कट जाता है स्क्वायर, गलत कर दिए लड़का, मार खाएगा। एक नॉर्मल वाले का भी लिख देते ना, और मैक्सिमम इंटेंसिटी भी होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, बताओ कितना होगा इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोलेंगे? स्क्वायर होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे मार खाएगा? ठीक है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। कैसे हुआ स्क्वायर? समझ रहा है ना? यस। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो A1 को लिख दिया अंडर रूट I1 और A2 को लिख दिए अंडर रूट I2। इसको तो ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसके लिए हमने स्क्वायरिंग दोनों तरफ किया होगा। देखो हम तुमको इसको प्रूफ बता देते हैं, अगर भूल गए पेपर में। आपको हम एक आइडिया बताते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना। देखो दिल तक पहुंच जाएगा तो लाइक करना वीडियो को। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, क्यों? क्योंकि आई के लिए। तो देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम आई बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, बताया था हम तुमको, 10 बार बता रहे हैं, आई प्रोपोर्शनल टू ए है। अच्छा सर। और इसको तुमने देखो, तुमने A1 को बोल दिया अंडर रूट I1, यस 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 यस, और A2 को बोल दिया अंडर रूट I2। तो ये वाला स्क्वायर हुआ, बचेगा कि मर जाएगा? अरे बचेगा यार, उसको कहां हमने बदला है। समझा? पक्का समझ गया स्क्वायर कहां से आ रहा? पक्का वाला समझ गया ना? चलिए, तो आपको अगला काम करना है इसके लिए, इधर वाला लिख लोगे क्या आप लोग? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो। अच्छा, यहाँ पर ये जरूर लिखना कि n का वैल्यू कहां से चालू हो रहा है। n का वैल्यू 0 1 2 3 है, 0 से चालू हो रहा है। यहाँ पे 0 डालना पहले, 0 0 0 पार्ट डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस पे ब्राइट बनता है। फिर से याद करो, आपको यहाँ लिख दे रहा अगला पॉइंट। यदि फाई 0 या डेल्टा एक्स, नहीं ऐसा नहीं लिखता, ऐसा लिखते थोड़ा फील होगा। 0 फेज डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस एंड या और 0 पाथ डिफरेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। क्या बनता है? ब्राइट फ्रिंज। ओ मतलब यहां से चल के एक वेव आया टक, यहां से चल के आया टक, दोनों से बोले तू कितना चला रहे? 5 मीटर। तू कितना चला रहे? 5 मीटर। तेरा ब्राइट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है चलने का? 0। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों आया एक ही एंगल पे आ गया। देखो ये टक टक, ये वेव, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 0 से चालू है, भी 0 से। फास्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस बताओ। 0 का फेज यानी एंगल, तो 0 का डिफरेंस, तो इस जगह पर क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। सही है कि नहीं? कल यही पर आया था हमने, आए थे ना, दोनों एक साथ क्रिस्ट मिल गया। चलिए, तो आपको ये आ गया कंस्ट्रक्टिव की बात है। उसके बाद आपको आना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आनी चाहिए। क्या आप लिख लोगे खुद से इसको? पर्पल के ब्राइट रीजन बनता है, वहां डार्क बनता है उसमें। यदि दोनों लाइट के वेव में फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए? जल्दी बोलो। 2n-1 है, प्लस नहीं है, हाँ ऑड मल्टीपल। पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए? जल्दी बोलो। 2n-1 लैम्डा बाई 2। याद हो गया? एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना? a1 माइनस a2 का स्क्वायर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? एम्पलीट्यूड में स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा बोल दिया, देख रहे हो ना, बेइज्जती कर दिया इन्होंने। रूट से स्क्वायर कट गया, अभी 10 बार बताया हमने। और आई इंटेंसिटी कितना होगा? स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बस, और ये लिख लेना कि 0 पार्ट डिफरेंस पे डिस्ट्रक्टिव नहीं बनता है, पक्का कंस्ट्रक्टिव बनता है। चलिए, तो इतना आपको आ गया है, तब हम लोग सवाल को उड़ा देंगे। तो चलो जल्दी से फटाफट नोट कर लें। तो जाते जाते बच्चों 2 क्वेश्चन करके जाएंगे हम लोग। हर दिन हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको पता है मेरी आदत। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि आप फेज डिफरेंस वर्ड को कितना समझते हो, फेज वर्ड को। देखिए, तो क्वेश्चन है कि एक वेव है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो अब मेरे को बताइए साइन वेव कहां से बनता है? 0 से, ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a, मतलब ये a ऊंचा गया होगा और नीचे माइनस है, a से a तक चलेगा। अच्छा ठीक है, ये इसका एंगल है ओमेगा टी, 0 से चालू हुआ है, ठीक है। ये वाला कॉस है। अब एक चीज देखना, दो वेव को पता करने के लिए कि वो आगे कितना है पीछे कितना है, तो दोनों में साइन साइन या कॉस कॉस सेम होना जरूरी है। तुम एक बात ध्यान दो, अभी हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हम 2 वेव लिए थे, दोनों साइन लिए थे ना, कॉस क्यों नहीं लिए थे? तुलना कैसे करोगे यार? तुम साइन को कॉस से थोड़े कंपेयर करो, साइन को साइन से कंपेयर करेंगे। तो हम कॉस को क्या लिख देंगे ताकि वो साइन बन जाए? बहुत आसान, इसको हम लिख देंगे ए साइन साइन, बताइए क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा की 90 प्लस थीटा? 90 प्लस थीटा लिखेंगे।
तो बोला माइनस भी तो लिख सकते थे, तो माइनस लिखेगा तो पलट नहीं सकता है, हमको ऐसा पलटना है, एंगल पहले होना चाहिए 90 बाद में। और मान लो हम ऐसे लिखते, देखो तो देखो 90 माइनस थीटा लिखोगे तो इसको उल्टा नहीं करोगे ना, थीटा हमको पहले चाहिए, और 90 प्लस थीटा लिखोगे तो इसको उल्टा कर सकते हैं। समझ में आया ना? अब तुम आराम से, अंधा भी बता देगा, अंधा भी बता देगा। इसके बाद देखो y1 a साइन ओमेगा टी, देखो ध्यान से, ये ओमेगा टी एंगल बना रहा और ये बना रहा ओमेगा टी प्लस 90, मतलब ओमेगा टी से 90 ज्यादा। नहीं समझा? अरे बकला, ये ओमेगा टी देखो, साइन साइन कर लिया हमने तुलना करने के लिए। तो एक बात तुमको फील हुआ डेरिवेशन का जो पहला पॉइंट था कि सर ने दो साइन वेव क्यों लिया, एक साइन कॉस क्यों नहीं ले लिया? चमका चमका कि नहीं चमका? दोनों साइन क्यों चाहिए भाई? तुलना कैसे करोगे? पता कैसे चलेगा फेज डिफरेंस? साइन कॉस में नहीं देख सकते अपन। तो दोनों को साइन नहीं तो दोनों को कॉस, नहीं तो इसको भी कॉस लगाना पड़ता था। तो अब देखो समझा, ये देखो ये चालू हो रहा है ओमेगा टी से और ये चालू हो रहा है ओमेगा टी प्लस 90, मतलब 90 को तो आगे है वो, नहीं आगे? अरे भैया तुम दौड़े ओमेगा टी से और वो दौड़ा ओमेगा प्लस टी 9 प्लस 90, तो तुमसे 90 तो ऑलरेडी आगे है। आगे को क्या बोलते हो? लीड। आगे को क्या बोलते हो? कौन लीड कर रहा है? ओमेगा 2 आगे है। बट हमने यहां पूछा क्या है? द फर्स्ट वेव इज, पहला वेव के बारे में बताओ। पहला वेव क्या है रे? दूसरे से तुलना करके देखना है। यहाँ बहुत सारे लोग ये जवाब मार देते हैं जल्दीबाजी में, उनको क्या दिखता है ये आगे है, गलत हो जाएगा। अगर तुम ये मारोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन की भाषा को समझे। बोला द फर्स्ट वेव इज, पहला वाला वेव, पहला वाला वेव, पहला वाला वेव लैग बाय सेकंड बाय 2, यहाँ सब में सेकंड लिखा है देखो। दूसरे वाले से पहला वाला वेव क्या है? पीछे। आपको फेज डिफरेंस क्लियर हुआ? दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को क्लियर करते हैं। देखो टू मोनोक्रोमेटिक, याद हम तुमको बताए थे, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक यानी कलर, एक कलर का लाइट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड 2a, मतलब दो गो वेव है, एक का एम्पलीट्यूड a है और एक का एम्पलीट्यूड 2a है। दो गो वेव आ गया, सुपरपोजिशन होगा, एक का एम्पलीट्यूड a है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 2a है बच्चों, ठीक है। हैव फेज डिफरेंस 60 डिग्री, फाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री फाई, ओके। द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखो प्रोपोर्शनल पूछा, इक्वल नहीं पूछा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन होता है वहां पे। तो इंटेंसिटी पूछा, आई पूछा है, तो आप देखो आप मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगा सकते हो। नो नो नो, मैक्सिमम के लिए फाई कितना होना चाहिए? 0, पाई पाई इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये सब होना चाहिए। 180 का इवन ऑड, ये तो 60 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा सबका बाप, ए वाला, ए इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। याद करो, देखो कोई भी एंगल रहा तो ये लगेगा, एकदम वेक्टर वाला मजा दे रहा होगा। कैसे? दो गो वेक्टर एक तरफ तो डायरेक्ट प्लस, दो गो वेक्टर उल्टा तो डायरेक्ट माइनस, याद आया? और दो गो वेक्टर थीटा एंगल पे तो ये वाला फॉर्मूला पे आते थे हम लोग, आते थे कि नहीं? कोई भी दूसरा एंगल रहा तो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए a1 का वैल्यू कितना डालोगे? a स्क्वायर प्लस इसके जगह डालोगे 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर होगा कि नहीं रे? यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 2a और cos 60 का वैल्यू बोलो 1/2, आ जाएगा a स्क्वायर 5a स्क्वायर, सही है कि नहीं? प्लस यहाँ 2 से cos 60 का कट जाएगा कि नहीं? 4a स्क्वायर आएगा इंटू cos 60 हाफ होगा, ये आ गया 7a स्क्वायर अंडर रूट में। ये एम्पलीट्यूड है और हम रूट हटा देते हैं, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर आएगा। क्यों स्क्वायर किया तुमको ये भी समझ रहा होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? आई। क्या हम एम्पलीट्यूड स्क्वायर को आई नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। आई प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? 7a स्क्वायर, समझा कि नहीं?